फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द मुगल एम्पायर, एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मेडिवल हिस्ट्री एंड द 17th सेंचुरी। तो स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग मुगल्स के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। अब वो इम्पॉर्टेंट कैसे हैं? हाउ आर द मुगल्स इम्पॉर्टेंट? तो अगर आप हिस्ट्री को देखो तो आपको पता चलेगा कि मुगल एम्पायर जो था 300 साल चला था, यानी कि मुगल एम्पायर लास्टेड अबाउट 300 ईयर्स। अब सोचो, किसी जगह पे 300 साल कोई एम्पायर चलता है तो उस जगह पे कुछ इफ़ेक्ट भी तो पड़ेगा, उस कोई इम्पैक्ट तो होगा ना उन 300 साल के कल्चर्स का या फिर उन रूलर्स का, एवरीथिंग का। मतलब हर चीज़ का एक इफ़ेक्ट तो होता ही है। अब वो इफ़ेक्ट क्या है? हमारे खाने में, हमारे कपड़े में, हमारे इन्वायरमेंट में, इंडियन सोसाइटी, इंडियन कल्चर, हर चीज़ में मुगल्स का एक इम्पैक्ट है, एक इफ़ेक्ट है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो इफ़ेक्ट है वो तो हमारे रेवेन्यू में ही है। कैसे? रेवेन्यू एज इन टूरिज़्म से जो रेवेन्यू जनरेट होता है। अब टूरिज़्म से कैसे? मुग़ल आर्किटेक्चर्स, इतने सारे मुग़ल आर्किटेक्चर्स पूरे के पूरे कंट्री में फैले हुए हैं। अब सोचो, इतने सारे लोग, इंडिया की इतनी पॉपुलेशन है, ऊपर से फॉरेन से भी जो पीपल आएंगे वो भी तो उस जगह को देखेंगे, उस जगह को विज़िट करेंगे। तो वो जो टिकट के आप पैसे भरोगे उससे रेवेन्यू ही तो जनरेट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो मुग़ल आर्किटेक्चर ताजमहल, वहाँ पे रोज़ इतने सारे लोग जाते हैं। तो सोचो, उससे भी तो रेवेन्यू ही जनरेट हो रहा है। यानी कि मुग़ल आर्किटेक्चर से आज भी बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। एंड सबसे बेस्ट पार्ट है कि वो एक बहुत अच्छी कंडीशन में है। यानी कि जितने भी मुग़ल आर्किटेक्चर्स हैं कितनी अच्छी कंडीशन में है, एडमायरेबल हैं, कितने ब्यूटीफुल हैं, तो लोग उसे विज़िट करते हैं, जिसकी वजह से हमें रेवेन्यू जनरेट होता है। ये तो बात हो गई इम्पोर्टेंस की। अब हम बात करते हैं मुग़ल एम्पायर की। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, मतलब मुग़ल एम्पायर के स्टार्ट के बारे में बात करते हैं। तो एक तरीके से मुग़ल एम्पायर की शुरुआत हुई दिल्ली सल्तनत के एंड से। ऑब्वियस ही बात है, किसी चीज़ का एंड होगा तभी तो कोई न्यू चीज़ स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे मतलब कैसे एंड हुआ दिल्ली सल्तनत? द लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, इब्राहिम लोदी और बाबर, द फर्स्ट एम्परर ऑफ द मुग़ल एम्पायर, दोनों के बीच में हुई है फाइट, जिसको नेम दिया गया है द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कुछ नहीं है, बस एक फ़ाइट है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जो कि पानीपत में हुई थी। तो अब इन दोनों के बीच में फ़ाइट हुई। अब इसमें स्पेशल क्या है? इसमें स्पेशल ये है, या फिर जो इंटरेस्टिंग वाली बात है, कि इब्राहिम लोदी को तो अपनों ने ही लूट लिया। कैसे? इब्राहिम लोदी के अंकल और कज़न दोनों ही चाहते थे कि बाबर आए, इब्राहिम लोदी को हराए, अपने रास्ते वो जाए और हम लोग इसका पूरा का पूरा इब्राहिम लोदी का एस्टेट लेके जाए। अब इसका मतलब क्या है? जो मैंने पोइट्री कर दी जाने अनजाने में, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मतलब इब्राहिम लोदी के अंकल और कज़न की नज़र थी इब्राहिम लोदी से, उनको कुछ मतलब नहीं था। वो चाहते थे इब्राहिम लोदी का जो पूरा एस्टेट है वो उनको मिल जाए। एंड उसके लिए वो खुद नहीं लड़ना चाहते थे, खुद नहीं कॉन्कर करेंगे। क्या? उनको बाबर चाहिए कि भाई बाबर आए, लड़े, वो जाए, हमें मिल जाए ये पूरा। बट ऐसा हुआ नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनको ये पता नहीं था कि बाबर की बहुत पहले से नज़र है दिल्ली पे। तो आप सोचो, अगर आप बाबर हो, आपकी नज़र पहले से दिल्ली पे है और आपको दिख रहा है कि रास्ता साफ़ है। रास्ता साफ़ कैसे? अब इसका मतलब ये कि बाबर को पता है कि इब्राहिम लोदी इज़ ऑन द वीकर साइड। ये कैसे? अब वीकर साइड इसलिए क्योंकि भाई उसके अपने ही लोग जब उसके खिलाफ हैं, तो एक तरीके से तो पता तो चल ही गया ना कि भाई वो एक वीकर साइड पे है, उसका कुछ होने नहीं वाला। एंड आफ्टरवर्ड्स उसको ये भी पता है कि अब जैसे अंकल हैं इब्राहिम लोदी के या कज़न है, उनके कुछ नेगेटिव इंटेंशंस नहीं रहेंगे बाबर के साथ। ऐसा इसलिए क्योंकि उनको पता है कि बाबर उनका काम करेगा। उनको लग रहा है कि बाबर उनका काम कर देगा, दिल्ली में इब्राहिम लोदी को हरा के चला जाएगा। तो अगर आपको किसी से काम है तो आप तो उससे ढंग से ही रहोगे ना, उससे थोड़ी ना आप लड़ने लगोगे। तो बेसिकली
उसको दिखा कि उसके आसपास सब कुछ सेफ है, रास्ता साफ है, वो आराम से अपनी पसंद की चीज़ यानी कि दिल्ली को आराम से कॉन्कर कर सकता है। तो जब तक बैटल चल रही है तब तक तो इब्राहिम लोदी के अंकल और उसका जो कज़न था, उनकी स्ट्रैटेजी बढ़िया चल रही है। बट जैसे ही वो लोग अपने अपने जैसे ही बाबर ने हराया तभी उनका प्लान चौपट हो गया, क्योंकि बाबर ने कैप्चर कर लिया दिल्ली को, कॉन्कर कर लिया इब्राहिम लोदी को। सब लोग मतलब क्या मतलब कज़न वगैरह के तो हो ही गया ना काम उनका, तो अब क्या ही है। तो फिर बाबर ने कॉन्कर कर लिया एंड देन मुग़ल एम्पायर स्टार्ट हुआ। तो ये है स्टार्टिंग। अब हम लोग बात करेंगे रूलर्स, क्योंकि जैसे मैंने बताया 300 साल तक चला। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ऐड कर देती हूँ। बाबर जो है, उसका जो फर्स्ट रीज़न जो था कि उसने बहुत ईजिली कॉन्कर कर लिया इब्राहिम लोदी को, वो ये था कि उसको पता था कि एक तरीके से उसको पता है कि भाई इब्राहिम लोदी वीक हो गया एक तरीके से, क्योंकि उसके पीछे के जो मतलब उसके अपने लोग हैं वो तो उसके साथ है ही नहीं। एंड दूसरा रीज़न उसके खुद की स्ट्रेटेजिक पावर्स। अब इससे हमें पता चलता है कि बाबर जो था दिमाग कितना तेज़ था, उसकी स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छी थी। यानी कि बैटल के टाइम पर लेट मी टेल यू, इब्राहिम लोदी की जो आर्मी थी वो बहुत बड़ी थी। मतलब बाबर की आर्मी छोटी सी थी, बट मतलब बाबर से ज़्यादा बड़ी इब्राहिम लोदी की थी। बट फिर भी बाबर कैसे जीता? उसने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी मेकिंग की थी, मतलब उसकी स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छी थी। मतलब छोटी सी आर्मी में भी वो जीत गया। सबसे पहले स्ट्रैटेजीज, किस तरीके से लड़ना है। दूसरा इक्विपमेंट कैसे। जो सबसे बेसिक एग्जाम्पल मुझे पता है वो ये है कि बाबर ने जो था अपने घोड़े, मतलब एनिमल्स, पहले तो बैटल्स में एनिमल्स यूज़ होते ही थे, बाबर ने घोड़े का यूज़ किया, हॉर्सेस का यूज़ किया, वेयर एज इब्राहिम लोदी ने हाथियों का यूज़ किया, एलिफेंट का। अब सोचो, एलिफेंट और हॉर्सेस की स्पीड में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। एलिफेंट तो अपना आराम से चल रहे हैं अपनी मस्त एकदम अपने तुस्में धुन में, बट हॉर्सेस की वजह से बाबर को स्पीड मिली। एंड ऐसी ही बहुत सारी छोटी छोटी या फिर मतलब होता है ना जो डिफरेंसेस जो हम नोटिस भी नहीं करते, उसमें स्ट्रैटेजीज बना के आराम से बाबर वॉज एबल टू ईजिली कॉन्कर इब्राहिम लोदी और दिल्ली को कैप्चर कर लिया। अब जो सबसे 6 प्रोमिनेंट रूलर्स हैं मुग़ल एम्पायर के, मतलब जो जिनको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, स्टार्टिंग विद बाबर, जिनका रूल 1526 टू 1530 तक चला, 4 साल। आफ्टरवर्ड्स हिज सन हुमायूं, जिनका रूल 2 पार्ट्स में है एक तरीके से, क्योंकि बीच में शेर शाह ने कॉन्कर कर लिया था। तो 1530 टू 1540 10 ईयर्स, एंड फिर 15 ईयर्स के गैप पे 1555 टू 1556 1 साल। एंड क्योंकि इनका थोड़ा बैड लक था जिसके बारे में वील टॉक, क्योंकि मैं हर एक रूलर पे इंडिविजुअल वीडियोस बनाऊंगी उनकी लाइफ पे। आफ्टरवर्ड्स वी हैव 1556 टू 1605 अकबर का रूल। फिर अकबर के मतलब अकबर जो थे हुमायूं के बेटे थे, एंड आफ्टरवर्ड्स अकबर्स सन जहांगीर 1605 टू 1627। आफ्टरवर्ड्स शाहजहाँ जहांगीर के बेटे 1627 टू 1658, एंड आफ्टरवर्ड्स वी हैव औरंगज़ेब 1658 टू 1707। औरंगज़ेब जो था एक क्रूअल रूलर था, उसके बारे में बताऊंगी जब उसके बारे में वीडियो बनाऊंगी, बट ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग रूलर। ये जो औरंगज़ेब जो थे एक तरीके से लास्ट स्ट्रॉन्ग रूलर थे पूरे मुग़ल एम्पायर के। बट इसके बाद औरंगज़ेब के बाद जितने भी रूलर्स हैं उनको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिली, या फिर वो इतने पॉपुलर नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका कोई मतलब जो मैंने 6 रूलर्स बताए आपको, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगज़ेब, इनका एक तरीके से मुग़ल एम्पायर के इस्टेब्लिशमेंट में रोल था। बट उसके बाद कोई औरंगज़ेब के बाद कोई रोल नहीं था स्पेसिफिक। देखा जाए तो जितने भी बाद में जो एंसेस्टर्स उनके हुए, डिसेंडेंट्स हुए, उनका कोई रोल नहीं था उनके टाइम पे, या फिर उनके रूल के टाइम पे तो और डिक्लाइन हो गया। तो अभी हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं स्टोरी में, बाबर पे आते हैं, सो दैट वी गेट टू नो अबाउट देयर डिसेंडेंट्स, यानी कि उनके जो एंसेस्टर्स थे उनके बारे में थोड़ा पता चले हमें, तब सो दैट वी गेट एन आइडिया कि इनके आइडियोलॉजी क्या थी, द वे दे यूज्ड टू थिंक, एंड उनकी एंसेस्ट्री के बारे में तो पता चलेगा ही।
सो मुगल्स के जो मतलब दोनों मदर्स एंड फादर साइड दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग, उनके लीनेजेस रह चुके हैं, डिसेंडेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, एंसेस्टर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे. जैसे मदर्स साइड दे वर द डिसेंडेंट्स ऑफ गेंगीज खान. अब गेंगीज खान जो था वो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल तो था, बट ऑब्वियसली ही वॉज स्ट्रॉन्ग. ही डाइड इन द ईयर 1227. एंड उनका जो मतलब उसका जो पूरा एस्टेट था उसके अंडर में जो था वो था चाइना एंड सेंट्रल एशिया. तो वो उसको उस एरिया को रूल करता था. एंड ही वॉज एन मंगोलियन, मतलब वो मंगोल रूलर था, एक मंगोल रूलर था. एंड उसके बारे में मतलब जितनी भी उसके बारे में जब भी कोई सोचता है, यानी कि एज आई मैंशनड कि वो क्रूअल था, तो उसके बारे में हमेशा याद आता है कि उसने बहुत सारे लोगों को मारा है, लाइक एंडलेसली. तो बहुत सारे लोगों को मारा है. यहाँ पे हमें मदर साइड का एक पता चलता है कि एक नेगेटिव साइड है मदर साइड का, जिसकी वजह से मैं बताऊँ कि मुग़ल जो थे, मुग़ल्स को कभी भी अच्छा नहीं लगता था कि कोई भी उनको एसोशिएट करे उनके मदर के साइड से. एंड वही फादर के साइड का वो जो मतलब था, फादर के साइड को वो पॉजिटिव लेते थे, क्योंकि फादर साइड दे वर द डिसेंडेंट ऑफ तिमूर. अब तिमूर जो थे भाई, वो उनके बारे में उनको क्यों प्राउड फील होता था, क्योंकि ही कैप्चर्ड दिल्ली इन द ईयर 1398 एंड ही यूज्ड टू रूल टर्की, प्रेजेंट डे टर्की, ईरान एंड इराक. इनकी डेथ हुई थी इन द ईयर 1404. एंड द मुगल्स वर रियली प्राउड of their fathers का जो ancestry है, but they were not really proud and they did not like to be associated with the Mongols, I mean their mother's side. एंड इसका एक और रीज़न है उनको क्यों अच्छा नहीं लगता था या फिर क्यों उनको नफ़रत थी अपने मदर साइड का. एक और रीज़न है. सबसे पहले तो क्योंकि गेंगीज़ खान की जो मतलब जब भी कोई सोचता है गेंगीज़ खान के बारे में, तो इट्स लाइक गेंगीज़ खान्स मेमोरी इज़ ऑलवेज एसोशिएटेड विद नेगेटिविटी. एंड लाइक ही वॉज रियली ब्रूटल, काफ़ी ब्रूटल था, क्रूअल था, और एंडलेसली मतलब कोई नंबर नहीं है, इतने सारे लोगों को मारा है. तो इसलिए वो नेगेटिव साइड से दूर भागना चाहते थे. एंड दूसरा रीज़न था कि उनका कॉम्पिटिटर उज़्बेक्स, इनका रोल आपको पता चलेगा इन मेरे बाकी के वीडियोज़ में. बट इनका जो मतलब वो कॉम्पिटिटर्स थे, मुगल्स यूज टू कम्पीट विथ उज़्बेक्स, मतलब दुश्मनी थी. तो एंड क्योंकि वो उज़्बेक्स जो था एक मंगोल ग्रुप था, तो गेंगीज़ खान इज़ अ मंगोल रूलर, उज़्बेक्स इज़ अ मंगोल ग्रुप. तो मंगोलियंस से दिक्कत थी, तो इसलिए दे डिड नॉट लाइक देयर मदर्स एंसेस्ट्री, ना ही उनको उनसे एसोशिएट होना पसंद था. बट फादर्स एंसेस्ट्री से मतलब वो बहुत प्राउड थे फादर की एंसेस्ट्री से. अब ये थे इनकी पूरी एंसेस्ट्री, इनका थॉट प्रोसेस रिलेटेड टू देयर मदर एंड उनके फादर का साइड. अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, औरंगज़ेब पे आते हैं. 1707 औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है. उसके बाद और भी एम्परर्स आते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब रुक ही गया, नहीं, और एम्परर्स थे, इनके बच्चों के बच्चे थे, बट फिर उनका कोई रोल नहीं था इम्पोर्टेंट एज सच, क्योंकि कुछ इस्टेब्लिशमेंट में उन्होंने कुछ भी नहीं किया है. और उनके टाइम पे डिक्लाइन में चला गया, चाहे वो इकोनॉमिकली हो या फिर जो इन्वेजन्स होने लगे. एंड जब हम थोड़े मॉडर्न पीरियड में आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ आते हैं, तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो ऑलमोस्ट इंडिया के ऊपर पूरा रूल ऑलमोस्ट करने ही लगी थी. मुगल्स का तो चला ही गया था एक तरीके से. अब हम थोड़ा सा और 1707 से आगे जाते हुए फास्ट फॉरवर्ड करते हुए पहुंचते हैं 1857 में. अब इसमें क्या स्पेशल है? 1857 में जैसे कि डेट सुनते ही पता चल जाता है, द रिवोल्ट जो हुआ था, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो इंडिया की जो सबसे पहली वॉर थी इंडिपेंडेंस के लिए, जिसको हम लोग शायद इंडियन रेबेलियन कहते हैं. उस टाइम के एक इंसान पार्ट था बहादुर शाह जफ़र, जिनको हम बहादुर शाह टू भी कहते हैं, जो कि थे लास्ट एम्परर ऑफ द मुग़ल एम्पायर के लास्ट एम्परर थे वो. अब उनकी कहानी ऐसी है कि ही वॉज अ पार्ट ऑफ 1857 का रिवोल्ट, एंड उसके वो पार्ट थे. तो क्या अब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कोई जाएगा, और वो सोचो ब्रिटिशर्स वर इन पावर, ग्रेट पावर एट दैट टाइम, एंड एक तरीके से मुग़ल एम्पायर वीक हो चुका था. बहादुर शाह वॉज वीकर देन द ब्रिटिशर्स. तो उनको क्या किया, एग्जाइल्ड कर दिया. एग्जाइल एज इन उनको
प्रेजेंट डे म्यांमार में भेज दिया था बहादुर शाह जफ़र को, जहाँ पे उनकी डेथ हुई, जहाँ पे वो कंटिन्यू हुए रहना, एंड उनके बच्चे लाइक उनके जो चिल्ड्रन थे, जो एंसेस्ट्री उनकी कंटिन्यू हुई, डिसेंडेंट्स जो गए, उनको पॉलिटिकली कोई भी पावर नहीं मिली। लाइक बहादुर शाह मुगल्स के जो एंसेस्टर्स आगे बढ़ते गए, उनको कोई पॉलिटिकल पावर नहीं मिली। एंड प्रेजेंट डे आज के टाइम पे मुगल्स के जितने भी डिसेंडेंट्स हैं आर नॉट इन अ ग्रेट कंडीशन, उनकी कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है। तो बहादुर शाह जफ़र को म्यांमार में भेज दिया ब्रिटिशर्स ने। एंड सोचो, इतना पावरफुल एम्पायर इतना वीक हो गया, एंड और म्यांमार में भेज दिया, एंड मुग़ल एम्पायर ख़त्म हो गया वहीं पे। सो दैट्स ऑल अबाउट एक ओवरव्यू हो गया मुगल्स का जितना रूल था, एक जो जर्नी है। बट वील बी टॉकिंग अबाउट ईच रूलर, उनकी लाइफ एंड आर्किटेक्चर्स, एंड अभी तो मुगल्स के बारे में बहुत कुछ है। सो होप यू लर्न समथिंग न्यू टुडे। बाय बाय एंड कीप